करने आए हरीश मिश्रा जी का, जो AIMIM से खड़े हुए हैं। मुसलमान जो है कि कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमान ही इसको कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। इस चुनाव में MIM को आप कहाँ देखते हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं एक तरफ कि आओ हम तुम्हें हिस्सेदारी देते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों से पूछा जाता है किसको वोट दोगे, कह के हम तो सपा को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि हमें भाजपा को हराना है। तो क्या लग रहा है, आपने देखा कि किसकी सरकार आ रही है, बन रही है? सर यही चीज़ कहूँगा कि जब हार जाते हैं विपक्ष तो EVM पे फिर दोष देने लगते हैं। सर आपको 5, 6, 7 चरण के बाद योगी जी का बिल्डोजर काम करना शुरू कर। ये जीती हुई सीट है जहाँ बैठे उतरी ना। बनारस में कांग्रेस ने धोखा दिया, लोगों का एक सिंपैथी था कि अरे यार ये आदमी ने 12 साल सड़कों पे लड़ाई लड़ी, देखो उसको टिकट नहीं मिला। MIM से टिकट इसके लिए लिया गया था कि लोग चाहते थे कि ओवैसी जी अच्छे एक मैसेज दे, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज दे। हमने शौकत जी से बात करके ये टिकट लेके आई यहाँ पे, जो आपके कौम के लिए लड़ा है, संसद में लड़ा है, आवाज़ उठाई, जेल गया, उसको देखिए। कैंडिडेट वाइज देखिए कि कौन सा कैंडिडेट ने आपकी कम्युनिटी के लिए बात उठाई, आपके साथ CNRC जैसे तकलीफ़ वाले समय में खड़ा रहा, हिजाब के मुद्दे पे उसने बोला। नहीं दिखता है। पब्लिक देखती है कि अरे चीलम पे भारी है साइकिल इस बार, पता नहीं क्या। सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस और बनारस में हम मौजूद हैं। मिश्रा जी खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए और उनका समर्थन देने के लिए विनय दुबे जी मुंबई से आए हुए हैं। बात करते हैं कि कैसा रहा चुनाव प्रचार, क्या प्रभाव लग रहा है मिश्रा जी के लिए। देखिए प्रभाव तो 10 तारीख को पता चलेगा। जो मेहनत थी हमने ईमानदारी से की है, बाकी जनता तय करेगी कि उनको AC रूम में बैठ के नेतागिरी करने वाला आदमी चाहिए या सड़कों पे रहकर उनकी आवाज़ बनकर सरकार से सवाल पूछने वाला। तो अब बॉल जो है जनता के पास है, और जिसको मतदान करेगी उसका वो जीतेगा, बाकी ऊपर वाला। अच्छा, आप घूमे हैं बनारस की गलियों में, क्या लगा है आपको, यहाँ पे विकास हुए? विकास का तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का लोगों ने दिल से चाहा था कि वो आएगा मेरे दरवाजे, और जो जूता हमने भिगा के रखा है उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस बार भी उनको अफसोस ही लगा कि उनका उम्मीदवार पहुंचा नहीं घर तक, नहीं तो स्वागत होता। तो जनता नाराज़ इस कदर है कि गालियां, माई बेटिया की गालियां, उसके बाद में जूता, ये सब नॉर्मल था। लेकिन अफसोस है इस बार भी खाली हाथी वहाँ की जनता रह गई है। जी, आप समर्थन करने आए हरीश मिश्रा जी का, जो AIMIM से खड़े हुए हैं। मुसलमान जो है कि कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमान ही इसको कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए यही दिक्कत है ना, कि आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर जो जाति है या समाज है ना, उसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है। आई थिंक 2-3% के आसपास वोटर्स में है और 7% आबादी है, नियर बाई ये आंकड़ा है। वो बंदा जो ओम प्रकाश राजभर जी उसे लीड करते हैं, उन्होंने अपने समाज को एकजुट करके रखा, और आज वो डिप्टी CM का चेहरा है, उप मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक उतना कद है उनका। मुझे समझ में नहीं आता कि 18 से 20% की आबादी रखने वाली जो कौम है वो आपस में क्यों बटी पड़ी है। आज आपने जो सवाल पूछा है ना, ये मुझे जवाब देते हुए बहुत ये अनकंफर्टेबल लग रहा है कि आप उस कम्युनिटी की बात करें जो तादाद में तो है, लेकिन आपसी फूट की वजह से, आपसी नफ़रत की वजह से खुद को ही अपना ख़राब करके बैठी हुई है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम सब कम्युनिटी है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम चाहे जो हो जाए, अगर कोई मुस्लिम आपके साथ है, अगर कोई उसकी बात करा तो उसका साथ देना चाहिए। इस चुनाव में MIM को आप कहाँ देख रहे हैं फिर? MIM अभी शुरुआत दौर में है सर। उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी कोई संगठन नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी ताकत झोंक दिया जाए। देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ, आपके दर्शकों को शायद ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं हकीकत बयां करता हूँ। मैंने यहाँ पे करीबन 1 महीने से MIM के प्रत्याशी के लिए काम किया है, नीचे से लेके ऊपर संगठन तक मैंने देखा है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि MIM अगर 20 साल भी इस संगठन टीम के साथ काम करेगी तो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती है। क्या चाहते, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए लोग नहीं चाहते हैं ना। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली जी, वो नहीं चाहता पार्टी डेवलप करे। यहाँ का जिला अध्यक्ष नहीं चाहता बनारस की पार्टी डेवलप करे। ओवैसी जी का हेलीकॉप्टर बनारस में इसलिए नहीं उतर पाया क्योंकि उसमें जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ही खेला कर दिए। सारे प्रदेशों में गए। परवेज़ कादरी मुस्लिम है ना, दक्षिणी का उम्मीदवार है, पैसे भी भरे उसने हेलीकॉप्टर के, सारी परमिशन पे भी ली। मैं RO के पास सामने गया हूँ, मैंने सारी परमिशंस देखी हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं टेक्निकली भी जानता हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। सर दर्शकों को बता सकते कि इन दोनों लोगों ने क्या खेल खेला है? देखिए क्या होता है, पैसे का खेला होता है सर। आप देखिए मुबारकपुर में इतनी सभाएं क्यों हुई? वो BSP का जीता हुआ एक बार का MLA रह चुका उम्मीदवार है, उसको ज़रूरत नहीं है।
2 बार के एमएलए रह चुके, उनको ज़रूरत नहीं है कि ओवैसी आएगा तो ही वो जीतेगा। इससे पहले भी बिना ओवैसी के 2 बार वो जीता है। बिल्कुल। कमज़ोर प्रत्याशी पे मेहनत की जाती है। वो वहाँ पे रोज़ सभाएं की, सुबह सभा शाम को सभा, सुबह सभा क्यों की? क्योंकि उसने पैसा बहुत खर्चा किया ओवैसी जी के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर, शौकत अली जी की जेबों में भी गया होगा। जो प्रत्याशी नहीं दे पाया उसके यहाँ नहीं गए। हरीश मिश्रा के लिए क्यों नहीं आ गए? क्योंकि वो गरीब प्रत्याशी है, वो 5 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का नहीं दे सकता है। यहाँ पे क्यों हेलीकॉप्टर परमिशन लेने के बाद भी क्यों नहीं उतरा? 3.5 लाख रुपया देने के बाद भी हेलीकॉप्टर का पूरा पैसा नहीं गया, इसकी वजह से वो लैंड नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, यही कारण है। जब तक आप पैसे के पीछे भागोगे तो आपकी पार्टी कभी डेवलप नहीं कर पाती, और यही कमी शौकत अली जी के अंदर, ओवैसी जी के अंदर और बाकी पूरी टीम के अंदर मैंने देखी है। 8 तारीख को बहुत गड़बड़ी है सर। ये जीती हुई सीट है, जहाँ बैठे उतरी ना, बनारस में कांग्रेस ने धोखा दिया। लोगों का एक सिंपैथी था कि अरे यार ये आदमी ने 12 साल सड़कों पे लड़ाई लड़ी, देखो उसको टिकट नहीं मिला। एमआईएम से टिकट इसके लिए लिया गया था कि लोग चाहते थे कि ओवैसी जी अच्छे एक मैसेज दे, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज दे। हमने शौकत जी से बात करके ये टिकट लेके आई यहाँ पे। लेकिन आने के बाद पार्टी का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। हम एक गरीब प्रत्याशी को यहाँ पे लड़ा है, उसके पास कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आंदोलन में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता बनारस में। उस आदमी को एक जीती हुई सीट है हमारी, उस पर लेकिन अगर ओवैसी जी यहाँ पे नहीं उतरे तो सिर्फ हरीश मिश्रा या बनारस के साथ गद्दारी नहीं सर। यहाँ पे जो एमआईएम को लोग बनारस में मानते हैं ना, ये उन्होंने उनका भी दिल तोड़ा। वहाँ पे भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई थी बनारस के नेशनल कॉलेज में। उसके बाद भी हेलीकॉप्टर परमिशन होने के बाद, सारी परमिशन होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष जी को बाकी वहाँ पे 3.5 लाख रुपया कैंडिडेट ने बताया कि हमने पे किया था हेलीकॉप्टर का। उसके बाद भी अगर हेलीकॉप्टर कुछ रुपए के लिए नहीं उतर पाया ना, क्योंकि उतना पैसा नहीं बेच पाए थे वो, इसी की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। मुझे शर्म आता है कि प्रत्याशी और कैंडिडेट इस पार्टी से लड़ रहे हैं जिनके अंदर खुद का दिल नहीं है। आप हरीश मिश्रा को छोड़ दो, हिंदू उम्मीदवार था, ब्राह्मण था, लेकिन वो तो मुस्लिम था ना, परवेज़ कादिर, जिसने पैसे दिए, जिसने सारी अरेंजमेंट की। आज लोग उसके साथ खड़े हुए हैं ओवैसी जी की ये हरकत पे। असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं एक तरफ कि आओ हम तुम्हें हिस्सेदारी देते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों से पूछा जाता है किसको वोट दोगे, कह के हम तो सपा को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि हमें भाजपा को हराना है। देखिए यही चीज़ होता है ना, आज हर सीट पे जो समाजवादी, एमआईएम या बाकी बीएसपी और कांग्रेस में जो मुस्लिम वोट बटा है ना, उसी का फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी अपने दम पे नहीं जीत पाती, बीजेपी दम पाती है मुसलमानों की पड़ी हुई फूट की वजह से। उनका वोट एक तरफा नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी का जो कैडर वोट है वन साइड पड़ता है। 6 चरण का चुनाव हुआ, आपको लग रहा है इसमें बटे हुए हैं? बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं सर। आप थोड़ा भी आप नहीं देख पा रहे। मैं जिस ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े पे बटा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, एकदम मतलब दर्रे दर्रे पे बटा हुआ है। बहुत तकलीफ होता है। पूरा तरह से फ़ायदा बीजेपी का। फिर आप इल्तिज़ामान लगाते रहिए कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीती, समाजवादी की वजह से बीजेपी, कांग्रेस की वजह से जीती। ये सब बहाने हैं सर। कभी अपने अंदर उतर के देखें ना कि आपने क्या किया है। अगर कोई मुस्लिम आरोप लगाता है इस तरह से, या कोई हिंदू आरोप लगाता है, तो वो अपने अंदर झाँक के देखे कि जब वोट देने का नंबर आता है तो आपको वो सिंबल दिखाई देता है कि पतंग नहीं चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें हाथ चाहिए, हमें हाथी चाहिए। देखिए ना कि कौन चीज़ बना रहा है, कौन सी सरकार बन रही है, उसको फॉलो करिए। जो आपके कौम के लिए लड़ा है, संसद में लड़ा है, आवाज़ उठाई, जेल गया, उसको देखिए। कैंडिडेट वाइज देखिए कि कौन सा कैंडिडेट ने आपकी कम्युनिटी के लिए बात उठाई, आपके साथ सीएनआर से वजह से मतलब तकलीफ़ वाले समय में खड़ा रहा, हिजाब के मुद्दे पे उसने बोला। नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। पब्लिक देखती है कि अरे चीलम पे भारी है साइकिल इस बार, पता नहीं क्या क्या। तो आप अगर खुद की बात अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो दुनिया का छोड़ दीजिए। समाज तो बैठे हैं, पॉलिटिशियन तो बैठे हैं आपकी हत्या करने के लिए। तो क्या लग रहा है, आपने देखा कि किसकी सरकार आ रही है, बन रही है? देखिए अभी तक चरण को चुनाव सर हो चुका, पहले 4 चरण तक समाजवादी लीड कर रही थी, नो डाउट। वन साइड मामला था। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला चरण हुआ तो वहाँ किसान आंदोलन का असर था, जिसका असर लखनऊ और उसके इस तरफ सुल्तानपुर वगैरह तक पड़ा, चौथे चरण तक। लेकिन जैसे ही 5वां, 6वां, 7वां चरण शुरू हुआ, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिख रही है। पूर्वांचल की बात करें 6वां और 7वें राउंड का, तो उसमें कहीं ना कहीं मामला जो है 50-50% का है। अगर ओवरऑल देखें, अभी भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर कहीं ऐसे भी हमने देखा है कि बीजेपी के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन्होंने वोट नहीं करने दिया, या लोगों के नाम गायब थे वोटर लिस्ट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं।
कभी नाम भी था तो उनको वोट नहीं करने दिया टेक्निकल प्रॉब्लम बता के। तो ये जो वोट कटे हैं ना, जो नहीं है या कटे हैं या डिलीट हो चुके हैं या सूची में नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो एंटी बीजेपी वोट्स थे। तो इन्होंने 1.5-2 साल में ये काम किया है बीजेपी सरकार ने। तो ये जो रणनीति थी। दूसरा सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है लोग नहीं देख पाए, यहाँ तक कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उससे भी ये पॉइंट मिस कैसे हो गया। आप लोगों ने गौर किया होगा कि चुनाव के समय इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 80 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं उनको सरकारी कर्मचारी घर पे जाके मतदान ले रहे हैं और वो ऑलरेडी मतदान पड़ चुका है। लेकिन अभी तक इस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ओवरऑल आप पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकाले 403 सीट का, 403 पे मैं सिर्फ उत्तरी का बताऊं तो 300 वोट यहाँ पे पड़े हैं। तो सर ये चीज़ कहूँगा कि जब हार जाते हैं विपक्ष तो ईवीएम पे फिर दोष देने लगते हैं। होता है ना, बहाना चाहिए होता है सर। मैं खुद चुनाव प्रक्रिया में रहा हूँ, 2014 से लगातार चुनाव प्रक्रिया में रहा हूँ, ईवीएम के बहुत करीब रहा हूँ। हर बार प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे मैंने उसे बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है। तो ईवीएम हैक होती है क्या सर? सर देखिए, कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। और ये जो चीज़ें बनाई जाती है, क्योंकि जब आप मतदाता उसे वोट करता है ना, जब मतदाता के लिए ईवीएम खोला जाता है उससे बार कम से कम 10 स्टेजों में, 10 अलग अलग स्टेजों में उसकी चेकिंग होती है। पहली बार प्रशासनिक होती है, फिर कैंडिडेट के सामने होती है, फिर कैंडिडेट के सामने होती है, फिर जब पोलिंग बूथ पे जाता है तो सारे पार्टियों के पोलिंग बूथ एजेंटों के सामने टेस्ट होती है। 50 वोट डाले जाते हैं, रिजल्ट देखा जाता है। जब संतुष्ट होते हैं सारे लोग तब मतदाता के लिए इसे खोला जाता है। तो मुझे डाउट है कि अगर इस तरह से चीज़ें, जो र्यूमर फैलाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक हार की हताशा या उसका एक ठीकरा फोड़ने के लिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सर लग रहा है आपको 5, 6, 7 चरण के बाद योगी जी का बिल्डोजर काम करना शुरू करें? देखिए, योगी जी का सूर्यास्त तो हो चुका है। बीजेपी अगर पूरी बहुमत की सरकार भी बना लेगी तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं है, ये आरएसएस ने क्लियर कर दिया है। तो योगी जी का बुलडोजर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। योगी जी को जिताने के लिए सारे मंत्री पहुंच गए तो उनको जिताने के मुख्यमंत्री चेहरा, देखिए क्या होता है, प्रचार करना अलग बात होता है, दिल से जिताना अलग बात होता है। उसी गोरखपुर में बहुत सारी, देखिए अगर एक मुख्यमंत्री को जिताने के लिए मंत्रिमंडल उतरता है ना तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे उसने काम कमज़ोर किया है, वहाँ पे लोग ने उसको फेल किया है, लोग नकार रहे हैं। इसके माहौल बनाने के लिए, उसको धक्का देने के लिए इतना मंत्रिमंडल, भारी भरकम पूरी टीम उतारी जाती है। ये राजनीतिक एक रणनीति होती है। कमज़ोर प्रत्याशी पे ज़्यादा मेहनत की जाती है। राजा भैया क्यों नहीं ऐसा होता? मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती किसी कैबिनेट या मुख्यमंत्री के प्रचार की? क्योंकि वो खुद में दम रखता है चुनाव जीतने की। लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा मेहनत की जाती है, उसके लिए ज़्यादा प्रयास किया जाता है। तो एक तरह से अगर आप इससे भी समझ सकते हैं, मैं क्यों आपको कह रहा था कि योगी जी का बुलडोजर फ्लॉप हो चुका है, उसका स्ट्रॉन्ग कारण ये है कि योगी जी के प्रचार के समय अमित शाह जी नामांकन के लिए वहाँ पे थे। जब उनका नामांकन हो रहा था, क्यों हो रहा था? ये एक ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल है, ये इसके लिए है क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है बहुत ज़्यादा और उनका चांसेस ये था कि ये चुनाव हार जाएगा। उस चुनाव को जिताकर अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, प्रशासनिक पूरी ताकत है। एक वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भाजपा के लोगों ने रात में ही स्याही लगा दी अंगुली के ऊपर। ये इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी कर, अक्सर जगह पे गोरखपुर में ही ये क्यों होता है ये सब चीज़, क्योंकि योगी जी को जिताना उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर बहुमत की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बना लेती है तो आरएसएस और बीजेपी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे इस बार।